Hi learners, how are you all? I hope all are doing good. So welcome to Pathway classes. So today's topic is new ESI Act contribution rates, eligibility, applicability and benefits for the employees. So आज हम करेंगे ESI Act में जो भी amendments हुए हैं 2019 to 2020 तक, वो आज हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेट JRF स्टूडेंट्स और any PSU's aspirants. So if you are preparing for your exam, then you can follow me here, you can subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for the more updates. So let's start with the topic. First of all, we have to just understand about the ESI Act overview. ठीक है, हम ओवरव्यू को समझेंगे, मतलब ESI एक्ट क्या कहता है. सो ESI इज़ अ स्कीम कमेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑफर मेडिकल, मॉनेटरी एंड अदर एडवांटेजेस टू द वर्कर्स. सो ESI एक्ट एक ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है एंड ऑफर करती है मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ इंश्योरेंसेज और बहुत सारे ऐसी मॉनेटरी के टर्म्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है वर्कर्स को. Next important point is ESI is a self-financing social security and health insurance scheme for Indian workers. So ESI Act एक ऐसी स्कीम है जो कि सेल्फ फिनेंसिंग स्कीम है. यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स मिलती है वर्कर्स को एंड द फंड इज़ मैनेज बाय द ESIC दैट इज़ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. जो भी फंड्स होंगे वो मैनेज कौन करेगा? ESIC करता है विद द हेल्प ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन स्टिपुलेटेड इन द ESI एक्ट 1948. जो भी ESI एक्ट में रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंगली फंड्स को मैनेज करते हैं ESIC. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ एप्लीकेबिलिटी. तो एप्लीकेबिलिटी मीन्स यहाँ कहाँ पे ESI एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो वो हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. So ESI Act 1948 applies following categories of the factories and establishment in implemented areas. So first important point is non-seasonal factories using power. अगर हम देखें नॉन सीजनल फैक्ट्रीज, दैट मीन्स कि जो 12 मंथ्स तक चलता रहे विद द हेल्प ऑफ द पावर, मतलब पावर का यूज़ होना इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो वो क्या है, वो हमेशा 12 मंथ तक चलती है और विद द हेल्प ऑफ द पावर, मतलब पावर का यूज़ वहाँ पे होता है. ठीक है. और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितनी होनी चाहिए? 10 और मोर पर्सन. मतलब अगर ये एप्लीकेबल, ये एक्ट एप्लीकेबल तभी होगा जब नॉन सीजनल फैक्ट्रीज़ में विद द हेल्प ऑफ द पावर, जहाँ पे 10 पर्सनस और उससे ज़्यादा पर्सनस होंगे. ठीक है, तभी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ नॉन सीजनल एंड नॉन यूजिंग पावर. जहाँ नॉन सीजनल तो है ही, जो 12 मंथ तक चले विदाउट द एड ऑफ द पावर, मीन्स पावर का यूज़ ना हो. फॉर एग्जाम्पल शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर नॉन सीजनल भी होता है और विदाउट द एड ऑफ द पावर भी होता है. ठीक है. एंड यहाँ पे कितनी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए? 20 और मोर पर्सनस होने इंपॉर्टेंट हैं सो दैट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए ESI एक्ट. Next and third important point is their monthly wages does not exceed rupees 21,000 are covered under this scheme. So जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके वेजेस 21,000 से एक्सीड नहीं होने चाहिए. पहले क्या था? 15,000 था. ठीक है. पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो 15,000 में हुआ था एंड अभी जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 में जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने 15,000 को डिलीट करके 21,000 कर दिया है. दैट मीन्स मंथली जो वेजेस होंगे एक पर्सन के, वो 21,000 से एक्सीड नहीं होने चाहिए सो दैट ESI एक्ट एप्लीकेबल हो जाए. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ESI स्कीम. सो ये वाला मैंने पॉइंट बता दिया है कि 21,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए वर्कर्स का जो भी वेजेस हैं, जो भी सैलरीज़ हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ द पर्सनस विद डिसेबिलिटी. अगर कोई भी पर्सन है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब डिसेबल है वो, या तो फिजिकली चैलेंज्ड हो या फिर उसकी आइज़ ख़राब हो या कुछ भी हो. ठीक है. तो उनकी मैक्सिमम जो वेजेस होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 25,000 पर मंथ होना चाहिए, तभी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ESI. ठीक है, उनके लिए. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है इन महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ द करंट
थ्रेशोल्ड फॉर कवरेज स्टिल 20 एम्प्लॉयज़, मतलब अगर हम देखें महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ में अभी भी जो करंट कवरेज होगा एम्प्लॉयज़ का वो 20 होने चाहिए, नॉट 10 एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ अदर स्टेट्स और अदर यूटीज़। सो वैसे तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो 10 एम्प्लॉयज़ होने इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम देखें सारी स्टेट्स में या फिर सारी यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में, बट महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ में 20 एम्प्लॉयज़ का कवरेज होना इंपॉर्टेंट है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ESI स्कीम। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी 2 स्टेट्स हैं जहां पे 20 एम्प्लॉयज़ का कवरेज होना इंपॉर्टेंट है। सो द स्टेट्स आर महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़, बाकी सब में 10 का ही इंपॉर्टेंट होता है कवरेज, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडर द Employees State Insurance Act, that is ESI Act 1948, many establishments are eligible for the registration as long as the required number of the employed in the state and entities covered are. So बहुत सारी entities covered हुई हैं इस एक्ट में, तो वो क्या क्या है एलिजिबिलिटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अब शॉप्स भी आ गई हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिनेमाज हो गए या फिर रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिशमेंट्स यूज़ हो गए हैं। अब न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट हो गया जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में भी कवर्ड है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ऐड कर दिया है, रोड साइड मोटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट को भी ESI में ऐड कर दिया है, ठीक है। सो ये सब भी रजिस्टर कर सकते हैं इसमें ESI एक्ट में। ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, ESI का कॉन्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन रेट डिस्कस करते हैं। अंडर द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, दैट इज ESI एक्ट, द रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6.5% टू 4% ऑन द वेजेस। अगर हम वेजेस की बात करें तो पहले क्या था, 6.5 था, ठीक है, एंड अब 4% हो गया वेजेस में कॉन्ट्रीब्यूशन रेट, ठीक है, ESI में। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को देखें तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया है। पहले क्या था, 4.75% था, अब हो गया हमारा 3.25%। एंड अगर एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन को देखें तो वो भी रिड्यूस हो गया है। पहले क्या था, 1.75 था, अब क्या हो गया, 0.75% हो गया है, जो कि इफ़ेक्टिव है फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से ये एप्लीकेबल हो गया ये रेट, ये कंट्रीब्यूशन रेट्स एप्लीकेबल हो गए हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जो वेजेस में कितना रिडक्शन हुआ है। पहले क्या था, 6.5 था, अब 4 हो गया है। एंड एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी रिड्यूस हुआ है, पहले था 4.75%, अब हो गया है 3.25%। एंड एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी रिड्यूस हुआ है, वो हो गया है पहले क्या था 1.75 था, अब हो गया है 0.75, ठीक है। एंड ये इफेक्टिव कब से हुआ है, 1 जुलाई 2019 से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट है ये इसका, द इनकम लिमिट फॉर अवेलिंग द मेडिकल बेनिफिट्स फॉर द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ अ इंश्योर्ड पर्सन कवर्ड अंडर द ESI स्कीम हैज़ बीन इन्हांस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 5,000 था पहले, एंड अब क्या हो गया 9,000 पर मंथ। सो दैट मीन्स कभी भी मेडिकल बेनिफिट्स अगर डिपेंडेंट पर्सन को लेना पड़े, ठीक है, तो उस पर्सन के जो भी डिपेंडेंट पेरेंट्स को लेना पड़े तो अब उनकी सैलरी होनी चाहिए 9,000 पर मंथ, ठीक है। पहले क्या था, 5,000 में भी ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते थे ESI में, लेकिन अब क्या बोल दिया है 9,000 में भी ये बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।